सोनू सर बोलिए। जी गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आए बच्चे? अभी तक नहीं आए हैं। अभी तक नहीं आए। चलिए क्लास को तो स्टार्ट करते हैं अपन, है ना? जी जी। ठीक। जितेंद्र सर एक बार हैंड रेस कर दीजिए। बच्चे आ गए सर अभी पूरे? मेरे पास तो बच्चे 6 बजे पहले आ गए थे सर। अच्छा चलिए ठीक है ना? तो क्लास 12th मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास जो है मैथमेटिक्स की, हमारी 12th क्लास की फर्स्ट क्लास आप यहाँ पर मान सकते हैं ना। हमने कुछ क्लासेस इससे पहले ली थी और जनरल थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया था मैट्राइसिस के बारे में कि मैट्राइसिस क्या होता है, ठीक है ना। मैट्राइसिस ये मान के चलिए कि अगर हम 12th क्लास की बात करें तो 12th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जैसा कि हमने बोला था कि 12th क्लास जो होता है वो दो पार्टों में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट होता है एक तो जनरल, जिसमें एलजेब्रा वगैरह आ जाता है, एलजेब्रा आ जाएगा इसमें, और नॉन एलजेब्रा के भी कुछ चैप्टर है यहाँ पर, ज्योमेट्रिकल के भी कुछ चैप्टर है। और दूसरा होता है एक कैलकुलस। तो ये दो पार्ट है इसके। दो पार्ट का मतलब ये नहीं है कि दो बुक है, वास्तव में देखा जाए तो दो बुक है 12th क्लास में मैथ्स की। तो हम बुक वाइज न देखें, पूरे सिलेबस वाइज अगर देखा जाए तो दो पार्टों में डिवाइड किया है, जिसमें से लगभग 44 से लेके 46 मार्क्स भी हम बोल सकते हैं। कई बार 46 मार्क्स का भी आ जाता है इसमें कैलकुलस वाला पोर्शन। ये एक मेजर पोर्शन है इसका 12th क्लास का मैथ्स का। और बाकी का जो पोर्शन बचा हुआ 56 मार्क्स का, तो ये जनरल में चीज़ें आ जाएगी। इसमें एलजेब्रा भी आ जाएगा, कुछ न्यूमेरिकल से भी है, कुछ ज्योमेट्रिकल पोर्शन भी है, कुछ वेक्टर से भी है, स्टैटिस्टिक्स भी है और प्रोबेबिलिटी भी है। तो ये सारे चैप्टर मिला के 56 मार्क्स का। मेरे ख्याल से यहाँ पर बैलेंस थोड़ा सा ऐसा लग रहा कि ये वाला पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें केवल एक चैप्टर है। चैप्टर एक नहीं है, कॉन्सेप्ट ही एक है। चैप्टर इसमें कई सारे चैप्टर बनेंगे, जिसमें डिफरेंशिएशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन आ जाएगा। मतलब अवकलन और समाकलन और उसके अनुप्रयोग, केवल इतनी बातों का ये 44 मार्क्स का वेटेज है। और ये डायरेक्ट लिंक होता है एक दूसरे से। पहला चैप्टर पढ़ा, उसके बाद वो समझ में आएगा तब अगला आएगा, ये दोनों चीज़ें समझ में आएगी तब अगला आएगा। इसका मतलब इसका एक क्या है, सीक्वेंस बनेगा। और इसको एक बार स्टार्ट किया तो फिर बंद नहीं करना है। इस प्रकार से यहाँ पर ये सिलेबस होता है, ठीक है ना। जनरल जो है ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट टास्क है हमारे पास में। डिफरेंट टास्क कैसे? जैसे कि हमने यहाँ पर बोला कि कैलकुलस में क्या होगा कि एक सीक्वेंस से चलेगा। मतलब हमने इतनी बात पढ़ी, इतनी बात समझ में आई, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, ऐसा सीक्वेंस से चलेगा। अगर हमने पहला कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो दूसरा कॉन्सेप्ट उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये पोर्शन है भी मज़ेदार। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर कैलकुलस से तो आसान कोई चीज़ है ही नहीं 12th क्लास में। कुछ बच्चे बोलते हैं कि कैलकुलस से टफ कुछ भी नहीं है। कारण क्या है इसका? कारण ये है कि सोच का अंतर है, तरीके का अंतर है कि आपने इसको कैलकुलस को किस तरीके से पढ़ा है, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं कि ये तो हम कवर करेंगे ही करेंगे 100%, और बिल्कुल आसान है। और ये मान के चलिए कि 44 में से 44 नंबर हमारे यहाँ पर कहीं जाना नहीं चाहिए। इस प्रकार से अगर आप प्रॉपर तरीके से अगर इसको सिस्टमेटिक पढ़ते हैं तो हो भी जाएगा कवर, ठीक है ना। क्वेश्चन होता है कि ये जो 56 मार्क्स हैं, ये हर एक चैप्टर क्या है आपको डिफरेंट मिलेगा। यहाँ पर हर एक चैप्टर डिफरेंट मिलेगा। कोई 3D से रिलेटेड मिलेगा, त्रिविमीय ज्यामिति, कोई मैट्राइसिस मिलेगा, कभी डिटर्मिनेंट मिलेगा, कभी रिलेशन एंड फंक्शन मिलेगा, कभी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड चैप्टर मिलेगा, कभी स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी, कभी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। तो इस प्रकार से ये चैप्टर है। तो कहीं ना कहीं ये वाले जो चैप्टर है ना, हर चैप्टर में हमें अलग एनर्जी लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि इसमें कहीं सीक्वेंस नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि एक दो चैप्टरों का सीक्वेंस आपको मिलेगा, जैसे रिलेशन एंड फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ये तीनों चैप्टर का एक रिलेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में मैट्राइसिस और डिटर्मिनेंट और एप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसिस बोलिए चाहे एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट बोलिए, तो इनका एक कहीं ना कहीं एक रिलेशन होता है।
तो ये वाले जो चैप्टर है, कोई चैप्टर 5 मार्क्स का है, कोई 6 मार्क्स का है, कोई 7 मार्क्स का है, कोई 8 मार्क्स का है, कोई इस प्रकार से ऐसा मिलाते हुए ये 56 मार्क्स यहाँ पर हमारे कवर होते हैं। ठीक है ना। ओवरऑल 12th क्लास को सही तरीके से कवर करने के लिए हमें इस पर भी कंसंट्रेट करना बेहद ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है कि सारे चैप्टर जब अलग अलग है तो हमें क्या करना चाहिए कि 5 मार्क्स इस प्रकार से 5 मार्क्स का क्या है कलेक्शन करते हुए चलना चाहिए, कलेक्शन करते हुए चलना चाहिए। वो होता है ना, जैसे आपने अगर देखा होगा जनरली स्कूलिंग में होता क्या है, बच्चे का तैयारी करने का तरीका अलग होता है। कॉलेज में अगर आप देखेंगे तो कॉलेज में बच्चों का तैयारी करने का तरीका अलग होता है। देखिए हम यहाँ पर अगर बोलेंगे कि स्कूल का बच्चा जब अपनी तैयारी करता है तो थोड़ी सी चीज़ें वो सीखते हुए चलता है और पूरे 12 महीने सीखते हुए चलता है। कॉलेज का बच्चा क्या करता है, तैयारी किस प्रकार से करता है, तो कॉलेज वाइज अगर देखा जाए तो कॉलेज का बच्चा जो भी पढ़ेगा उसको सॉलिड चीज़ पढ़ता है वो, और अपने मार्क्स को कलेक्ट करते हुए चलता है। सेम एग्जैक्टली यही काम हम यहाँ पर 12th क्लास में भी करने वाले हैं। कैसा, कॉलेज का स्टूडेंट क्या करता है कि पहले अपने सिलेबस को एनालिसिस करता है। सिलेबस को एनालिसिस करने के बाद में वो ये देखता है कि इसमें से बिल्कुल आसान क्या है और ये वाले मेरे श्योर मार्क्स हो जाए, पहले अपने पास होने का जुगाड़ कर लेता है वो कि हाँ ये वाला चैप्टर आसान है, ये वाला मैंने पिछली बार पढ़ा था ये भी आसान है और ये सारी चीज़ें हैं, इतना तो मैं पहले कलेक्ट कर लूँ। इतनी तैयारी वो पहले प्रॉपर तरीके से अपने पास रख लेता है। फिर उसके बाद में उसको एड ऑन करते रहता है कि भाई अब 2 चैप्टर और कर लेता हूँ तो मेरे इतने मार्क्स हो जाएंगे, 3 चैप्टर और कर लेता हूँ तो इतने मार्क्स हो जाएंगे, और इस प्रकार से वो सिलेबस को कवर करते हुए चलता है। 12th क्लास का बच्चा क्या करता है, थोड़ा सा इसको पढ़ा, थोड़ा सा इसको पढ़ा, थोड़ा सा इसको पढ़ा, और पूरा पढ़ने के बाद में फिर वो एनालिसिस करने के लिए बैठता है कि अरे मैंने कितना पढ़ा, क्या किया, मैं पास भी होगा कि नहीं होगा, है ना, या मेरे मार्क्स इतने आएंगे या नहीं आएंगे। एग्जैक्टली आपको ये करना है कि अगर हम यहाँ पर जो आपको हेडिंग दिखाई दे रही मेट्राइसिस, जिसकी बात की जा रही है अवयु, मेट्राइसिस बोलिए चाहे अवयु बोलिए, ये है 5 मार्क्स का। और इसी के साथ में और एक चैप्टर मिलेगा सारणिक, जिसको बोला जाता है डिटर्मिनेंट। ये 2 चैप्टर का कलेक्शन है, ये 2 चैप्टर का कलेक्शन है, और ये दोनों चैप्टर आते हैं 10 मार्क्स का। एग्जैक्टली जैसा हमने अभी एग्जाम्पल में देखा, हमें पहला काम तो ये करना है कि ये 10 मार्क्स हमारे श्योर हो जाए, मतलब 100 में से अब हमें 10 मार्क्स को अलग निकाल देना है। अब काम करना हमें 90 मार्क्स के लिए। फिर हम और इसी प्रकार से 2 रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे पढ़ते हुए चलना है, ऐसी प्रैक्टिस करना है कि आज अगर हमने प्रैक्टिस की, डायरेक्ट अगर मुझे एग्जाम में भी अगर वो क्वेश्चन पूछा जाए तो मुझसे क्वेश्चन बनना चाहिए। इस लेवल पर पढ़ाई करना है आपको। हर एक टॉपिक को 10 टॉपिक को लेके बैठने जाना है हमें कि थोड़ा सा तो इसके बारे में भी आता, थोड़ा सा इसके बारे में भी आता, थोड़ा सा इसके बारे में भी आता, ऐसा नहीं। जो आता है हमें वो सॉलिड आता है। आज अगर हम मेट्राइसिस डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो ये 100%, मतलब यानी ये एक सियोरिटी हो जाए कि ये 10 में से 10 नंबर मेरे कहीं पर जाना ही नहीं चाहिए, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, और ऐसा होगा। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, मेट्राइसिस से स्टार्ट करते हैं और ये 10 नंबर को हम सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद में ऐसे छोटे छोटे टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे, फिर उसके बाद में वेक्टर से रिलेटेड चैप्टर देखेंगे, फिर उसके बाद में प्रोबेबिलिटी देखेंगे, प्रोबेबिलिटी के बाद में स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, और ये सारे जो छोटे छोटे जो चैप्टर है इनका कलेक्शन करेंगे और इससे सिक्योर हो जाएगी। बस कैलकुलस की टेंशन नहीं है। कैलकुलस की टेंशन तो फिर हम जब स्टार्ट करेंगे तो फिर इधर वाली टेंशन को खत्म कर देना हमें। हाँ, ये तो सिक्योर हो गया, हमारा 56 मार्क्स सिक्योर हो गया। अब हम कंसंट्रेट करेंगे कैलकुलस पर, और प्रॉपर तरीके से जैसे चलते जाएगा। मैं आपको बता दूं कि मैं चाहे कितना भी पढ़ा दूं, कैसा भी कर दूं, चाहे कितना भी इजी बना दूं, बच्चे को मैंने देखा है कि बच्चा बोलता है कि सर सारी बातें समझ में आ गई आपकी, बिल्कुल आसान भी है। अरे भाई नंबर क्यों नहीं आ रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपने प्रैक्टिस कितनी की, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चा सुबह 8 बजे स्कूल गया, 2 बजे तक स्कूल में बैठ गया, उसके बाद में कोचिंग चला गया, 8 बजे तक, शाम को 6 बजे तक कोचिंग बैठ गया। सुबह 8 बजे से बच्चा शाम को 6 बजे तक
पढ़ ही रहा, ज्ञान लेते ही रहा, लेकिन उसने प्रैक्टिस नहीं की तो जीरो। थोड़ा थोड़ा उसके दिमाग में बात रही, हाँ ये चैप्टर इस टाइप का है, कुछ ऐसा है, ये है वो है। और ओवरऑल अगर देखेगा तो जब तक वो सेल्फ स्टडी नहीं करेगा तब तक सही तरीके से स्कोर नहीं कर पाएगा। ये बात आप याद रखिए। महत्वपूर्ण ये रहेगा कि बातों को सीखने के बाद, समझने के बाद आपको उसकी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो पहला चैप्टर जो है मेट्राइसिस की खोज कैसे हुई और किसने की, इसकी क्या जरूरत पड़ी, इसके अनुप्रयोग क्या है, कहाँ पर इसका यूज किया जाता है, ये सारी बातें अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। हाँ जितेंद्र सर बोलिए, क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे डबल साउंड आ रहा है सर। डबल साउंड वो आपके यहाँ से आ रहा होगा। सोनू सर डबल साउंड आ रहा है क्या? सचिन पाल सर? नहीं सर, नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है। जितेंद्र सर वो आपके यहाँ से प्रॉब्लम है ना? सचिन सर डबल साउंड आ रहा है क्या? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है ना? सारी चीज़ें क्लियर है। हाँ चलिए, डबल साउंड इसलिए आ रहा क्योंकि आपने मोबाइल से कनेक्ट किया है, मोबाइल का भी एक साउंड है और आपने स्पीकर कनेक्ट किया होगा, उसका भी एक डबल साउंड आ रहा है आपके पास में, है ना? इसीलिए आ रहा। हम थोड़ा सा मेट्राइसिस के नाम पर जाए कि मेट्राइसिस है क्या, क्या हमने इसका डेली लाइफ में इसका कभी यूज किया है? तो थोड़ा सा अगर एनालिसिस करें तो हाँ, ऐसा लग रहा कि कई बार हमने अपने घरों में भी बात करते हुए सुना है, या कई फिल्मों में बात करते हुए सुना है, या कई बार मार्केट में जाते हैं तब भी बात सुना है, कहीं किसी कॉलोनी में जाते तो हम वहां पर सुनते मेट्राइसिस। बोला जाता है कि ये जो कॉलोनी बनी है एक प्रॉपर तरीके से मैट्रिक्स के फॉर्म में बनी है, मैट्रिक्स के रूप में बनी हुई है। कई बार हम आर्मी वालों से सुनते हैं कि जो कैंप लगे, तंबू लगे, वो क्या है, प्रॉपर तरीके से एक मैट्रिक्स के फॉर्म में है। कई बार हम स्कूल में सुनते हैं कि जो बच्चे खड़े हैं, हम एक प्रॉपर तरीके से, या बच्चों को भी बोला जाता है, अरे बेटा एक काम करिए, ये जितने भी बच्चे बने हैं जरा एक प्रॉपर तरीके से एक मैट्रिक्स बना लीजिए आप। एग्जैक्ट मैं आपको बता दूं कि मैथ्स में जितनी भी टर्मिनोलॉजी आपको मिलेगी उसके कैरेक्टर के आधार पर उसके नाम रखे जाते हैं, या तो फिर या साइंटिस्ट के नाम पर रखे जाएंगे। ज़्यादातर गणित में जो नाम रखे जाते हैं उसके कैरेक्टर के ही आधार पर रखे जाते हैं। साइंस में जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज़्यादातर साइंटिस्ट जिसने उसकी खोज की है उसके आधार पर रखे जाते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स का जो नाम है ना, ये उसके कैरेक्टर के आधार पर रखा गया है, मैट्रिक्स। और किस प्रकार से कैरेक्टर के आधार पर रखा गया, अगर मान लिया जाए कि मेरे पास में, मैंने क्या किया, आपको ये बोला कि बेटा एक काम करिए, मैं आपको देता हूँ, कितने पेड़ है भाई? ये 6 पेड़ है। देखिए ध्यान देना इधर, मैंने आपसे बोला कि मैंने क्या किया, आपको 6 पेड़ दे दिए यहाँ पर, और 6 पेड़ देने के बाद में आपसे ये कहा गया कि आप एक काम करिए कि इसको अरेंज कर दीजिए, आप इन पेड़ों को लगा दीजिए। फल नहीं है, अब मान लिया जाए कि ये एप्पल के क्या है, यहाँ पर पेड़ है, और मैंने आपको बोला कि इन पेड़ों को आप लगा लीजिए, खेत में लगा लीजिए या बगीचे में लगा लीजिए। तो आप क्या करेंगे, पेड़ों को इस प्रकार से लगा देंगे, या तो फिर एक बच्चा क्या करेगा, इसको दूसरे तरीके से लगाने की कोशिश करेगा। दूसरा तरीका और क्या हो सकता है इसका, तो हम ये बोल सकते हैं कि एक पेड़ को लगा दिया यहाँ पर, दूसरे पेड़ को लगा दिया यहाँ पर, तीसरे पेड़ को लगा दिया यहाँ पर, चौथे पेड़ को लगा दिया यहाँ पर, और 5वें और 6वें पेड़ को लगा दिया यहाँ पर, और इधर इस प्रकार से क्या किया उसने, पेड़ों को इस प्रकार से लगा दिया। पहले इस प्रकार से लगाए थे हमने, अब ऐसा अरेंज कर दिया। एक बच्चे ने क्या किया कि इन्हीं पेड़ों को इस प्रकार से लगा दिया, ये 3 लगा दिए और फिर उसके बाद में 3 लगा दिए। भाई मैंने आपसे बोला, मान लिया जाए कि मेरी क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, 10 बच्चों को मैंने 6 पेड़ दे दिए, और मैंने सब बच्चों से ये बोला कि ये पेड़ों को आप अरेंज कर दीजिए, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज कर दीजिए। तो सबके तरीके यहाँ पर क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। हाँ सोनू सर बोलिए। किससे? हाँ 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 सुनाइए, क्या कुछ बोलना चाह रहा है? हाँ अभी स्टार्ट हुआ, टेंशन मत लीजिए, है ना। और जो क्लास अभी पढ़ाया नहीं मैंने कुछ, ठीक है, अभी पढ़ा नहीं, जस्ट हम स्टार्ट ही कर रहे हैं। ठीक, क्लास अटेंड कर लीजिए, फिर उसके बाद में बात करेंगे, अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर बात करेंगे, ठीक है ना। हाँ ठीक, ओके चलिए। तो मैंने क्या किया कि 10 बच्चों को 6 पेड़ दिए,
और मैंने बोला कि ये इन पेड़ों को आप लगा लीजिए, आपको जगह भी दे दी है मैंने। तो सब बच्चों का तरीका अलग अलग हो सकता है, कोई ऐसे लगा सकते हैं, कोई बच्चा बोल सकता है कि मैं तो एक काम करता हूँ, ये ऐसा लगा देता हूँ। किसी ने एक ही लाइन में लगा दिए, किसी बच्चे ने क्या किया 6 पेड़ दे दिए और इस प्रकार से लगा दिए, इस प्रकार से लगा दिए। तो सबने क्या किया, अलग अलग तरीके से लगाया। तो क्या सही तरीका हो सकता है? तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर प्रॉपर तरीके से अगर मैट्रिक्स में अगर हम लगाते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से अगर मैट्रिक्स में लगा दिया जाए तो क्या होगा, एक तो जगह कम लगेगी और एक प्रॉपर तरीके से सभी पेड़ों को क्या मिलेगा, एक प्रॉपर तरीके से स्पेस मिलेगा फलने और फूलने के लिए। अगर हम बोल सकते हैं कि इस पेड़ के लिए इधर भी जगह मिल रही, इसको इधर भी जगह मिल रही, इसको इधर भी जगह मिल रही, इसको इधर भी जगह मिल रही है, इसको इधर भी जगह मिल रही है। तो ऐसे में क्या होगा कि कम जगह का उपयोग करते हुए वो ज़्यादा अच्छे से उसका लाभ ले सकता है और जगह का भी ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकता है। एग्जैक्टली इसी कॉन्सेप्ट पर बना हुआ है मेट्राइसेस। तो मेट्राइसेस में होता क्या है कि अगर मान लिया जाए कि हमारे पास में एक बगीचा ये वाला है, इसी प्रकार का और कोई बगीचा है, उसी प्रकार का और कोई बगीचा है, इसमें भी कुछ पेड़ लगे हुए हैं, कुछ पेड़ इसमें भी लगे हुए हैं, कुछ पेड़ इसमें भी लगे हैं। तो दोनों बगीचों को जोड़ना या तीनों बगीचों को किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है, एक में से दूसरे को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, दोनों का मल्टीप्लेशन कैसे किया जा सकता है, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लेशन करना, डिवीजन करना। तो इसके द्वारा कैलकुलेशन करना क्या हो जाता है, ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसी के कारण मेट्राइसेस का यूज़ किया जाता है। ओवरऑल अगर देखा जाए कि आपने देखा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो चाहे 3 वेरिएबल हो, जैसे मान लिया जाए कि a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। हमारे पास में क्या है, लीनियर 10th क्लास में पढ़ा हमने, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, रैखिक समीकरण दिए हुए 2, इनको अगर हमें हल करना है तो क्या करना होगा, इनके लिए, इनको सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड है हमारे पास में। यदि मान लिया जाए कि a1x प्लस b1y प्लस c1z और इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 और a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू क्या हो गया, d3 हो गया। क्या मानते हैं आप, यहाँ पर 3 वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं, x, y और z, 3 चर दिखाई दे रहे हैं। इनको सॉल्व करना इतना आसान काम नहीं है क्या आसान काम? आपने देखा कि इन क्वेश्चनों को हमने जब सॉल्व किया था तो कितनी मेहनत करनी पड़ी थी हमें। सेम इसी प्रकार से अगर एक वेरिएबल और बढ़ जाता है तो हमें कई गुना इसकी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। लेकिन जब मेट्राइसेस मेथड से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो बड़े आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स क्या करता है, एक विधि यानी कि एक मेथड प्रदान करता है जिसके द्वारा हम कुछ मैट्रिक्स को या कुछ डिटर्मिनेंट को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 मैट्रिक्स को हम आसानी से ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर मान लिया जाए कि हमारी क्लास में 10 बच्चे हैं, सबके अलग अलग मार्कशीट बनी हुई है, इसकी मार्कशीट बनी हुई है, इसकी मार्कशीट बनी हुई है और मार्कशीट इस प्रकार से बनी हुई है। यहाँ पर फिजिक्स के मार्क्स लिखे, केमिस्ट्री के, मैथ्स के और इस प्रकार से मार्क्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर प्रैक्टिकल के मार्क्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर उसके थ्योरी के मार्क्स लिखे हुए फर्स्ट पेपर में, यहाँ पर सेकंड पेपर के मार्क्स लिखे हुए एक बच्चे के, ए स्टूडेंट के। इसी प्रकार से बी स्टूडेंट है, इसी प्रकार से सी स्टूडेंट है, इसी प्रकार से डी स्टूडेंट है और इनके मार्कशीटें बनी हुई है यहाँ पर। यदि हम मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं या डिटर्मिनेंट का यूज़ करते हैं और हम ये जानना चाह रहे हैं कि सभी मिला के जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी मिला के मैथ्स के मार्क्स कितने आए, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इसको। हम ये जानना चाह रहे हैं कि सभी के ये वाले जो टोटल मार्क्स जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे एनालिसिस करना एक बड़ा आसान काम हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम मैट्रिक्स पर कि मैट्रिक्स वास्तव में होता क्या है। सपोज करें कि हमारे पास में कुछ डेटा है, जैसे अभी हमने बात की थी किसकी, पेड़ों की बात की थी, बगीचे की बात की थी। इसी प्रकार से हमारे पास में कुछ डेटा है। स्वाभाविक सी बात है कि हम मैथ्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल की बात होगी। तो हो सकता है कि डेटा जो है वो क्या हो सकता है, चर भी हो सकता है, यानी कि वेरिएबल हो सकता है, या तो फिर कांस्टेंट हो सकता है।
यानी कि अचर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, या सम्मिश्र संख्या जिसको बोला जाता है सम्मिश्र संख्या, कोई भी संख्याएं हो सकती है। सपोज करें कि मेरे पास में कुछ संख्या है 3, 5, 7, 9, A, B, C, D, E और आयोटा, X और Y। देखिए मेरे पास में क्या कुछ नंबर्स है यहाँ पर, और किस प्रकार के नंबर्स है, तो कुछ वेरिएबल्स भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू भी दिखाई दे रही है, यहाँ पर आयोटा भी दिखाई दे रहा, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से हमारे पास में क्या कुछ नंबर्स है यहाँ पर, और इन नंबर्स को हमने क्या किया, एक अरेंज कर दिया, प्रॉपर तरीके से अरेंज कर दिया। प्रॉपर तरीके से कैसे अरेंज किया, हमने क्या किया, इसमें कुछ रो बना दी, देखिए रो बना दी और कुछ कॉलम बना दिए। देखना यहां से डेफिनेशन बनती हुई जा रही है इसकी। हमने क्या किया, कुछ डेटा है हमारे पास में, और डेटा कैसे हो सकता है, रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, यानी कि वास्तविक संख्याएं भी हो सकती है, सम्मिश्र संख्याएं भी हो सकती है, भी हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं और वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। इन सारे डेटा को हमने क्या किया, एक प्रॉपर तरीके से अरेंज कर दिया। क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। अच्छा, प्रॉपर तरीके से अरेंज किया मतलब किस तरीके से अरेंज किया भाई, प्रॉपर का क्या होता है, तो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया। देखिए कैसे अरेंज किया है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज किया। कहने का मतलब, रेक्टेंगुलर का मतलब हमारा यहाँ पर यह है कि इसमें कुछ रोज दिखाई दे रही है। देखिए ये फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, थर्ड रो है और फोर्थ रो है। कुछ क्या दिखाई दे रही है, यहाँ पर रो दिखाई दे रही है। इसकी भी कुछ खासियत है, हर रो में जितनी भी पंक्तियां दिखाई दे रही है, इसमें हर पंक्ति में एलिमेंट्स के या नंबर्स क्या है, इक्वल है। देखिए फर्स्ट रो में भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सभी रो में क्या है, इक्वल, सभी इसमें क्या है, इक्वल मेंबर है। और सेम इसी प्रकार से कुछ कॉलम है हमारे पास में, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, और सभी कॉलम में भी क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, सदस्यों की संख्या क्या है, समान है। तो इस अरेंजमेंट को बोला जाता है मैट्रिक्स। इसी को क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स बोला जाता है। इतनी बात समझ में आ गई, यहाँ पर ये बन जाती है इसकी डेफिनेशन। मेरे ख्याल से डेफिनेशन को याद रखने और समझने और रटने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। जस्ट हम जैसे इसके कैरेक्टर है, जैसे इसके गुण है, उस आधार पर हम खुद ही डेफिनेशन इसकी बना सकते। कैसे बना सकते हैं हम, कुछ डेटा है हमारे पास में, कुछ डेटा है या कुछ आंकड़े हैं, वो हो सकते हैं कि वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी हो सकते हैं। इन डेटा को एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया जाए, एक आयताकार बॉक्स में अरेंज कर दिया जाए, जिसमें क्या हो, कुछ रो हो, जिसमें क्या हो, कुछ रो हो और कुछ क्या हो, कॉलम हो। क्या हो, कॉलम हो। तो इस अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स कहा जाता है। क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे पास में कुछ डेटा है, सपोज करें कि मेरे पास में कुछ डेटा है ए बी सी डी। देखिए ए बी सी डी, क्या मैंने इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज किया, हाँ किया है। कैसे, देखिए इस रो में जितनी भी रो दिखाई दे रही है यहाँ, हर रो में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है। भाई एक ही रो है, कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, हो सकता है कि अकेली रो। नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4, हर कॉलम में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे है, इक्वल है, 1 2 3 4, सब में क्या है, 1 1 एलिमेंट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स कहा जाता है। फिर से और एक बार, मैं क्या है यहाँ पर कुछ एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ, और मैट्रिक्स कैसे बना रहा हूँ देखना। मेरे पास में कुछ एलिमेंट्स हैं, हो सकता है कि वो वेरिएबल हो सकता है कि वो क्या हो, कांस्टेंट हो। देखिए A11, A12, A13, A14 और इसी प्रकार से A21, A22, A23, A24,
ये 31, ये 32, ये 33, ये 34, ये 41, ये 42, ये 43। आप इस पर मत जाना कि ये सर 42, 43 क्या है। कहने का मतलब जैसे मैंने कुछ अरेंज किया था ना इससे पहले डेटा, सेम एग्जैक्टली ऐसा मेरे पास में डेटा हो सकता है। कुछ वेरिएबल्स हो, कुछ कांस्टेंट हो, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हो, या कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हो, या कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो, या रियल नंबर्स हो, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है ना। मुझे अलग अलग एलिमेंट्स को दिखाना है, इसलिए 11, 12, 13, 14 मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। हमारे पास में क्या कुछ डेटा है, और इस डेटा को क्या किया मैंने, अरेंज कर दिया। कैसे अरेंज किया? कुछ रो में अरेंज किया और कुछ कॉलम में अरेंज किया। और इस अरेंजमेंट के बाद में क्या किया मैंने, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। देखिए इस ब्रैकेट में बंद कर दिया। ब्रैकेट में बंद करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। आप इस ब्रैकेट के जगह ये वाला भी ब्रैकेट लगा सकते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, छोटा कोष्टक, या तो फिर आप इस कोष्टक का भी प्रयोग कर सकते हैं, इस ब्रैकेट का भी यूज कर सकते हैं, या तो फिर आप कर्ली ब्रैकेट का भी यूज कर सकते हैं। जो हमने इसको जो बनाया उसमें कर्ली ब्रैकेट का भी यूज कर सकते हैं इस ब्रैकेट के जगह, या तो फिर इस प्रकार की दो लाइन इस साइड में खींच देंगे वर्टिकल, और दो लाइन यहाँ पर भी हम खींच देंगे। तो इस प्रकार से भी आप इसको अरेंज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर इस ब्रैकेट को लगाने के लिए आप इस ब्रैकेट का यूज कर लो, चाहो तो इस ब्रैकेट का यूज कर लो, चाहो तो इस ब्रैकेट का यूज कर लो, चाहो तो इस ब्रैकेट का यूज कर लो। मेरे ख्याल से सबसे आसान ब्रैकेट ये वाला है। देखिए फटाफट बन भी जाता है, ये जगह भी कम लेता है। ये वाला ब्रैकेट क्या करता है, जगह ज़्यादा घेरता है। जब हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं ना, तो कई बार हमें जब लिखना पड़ेगा तो ये इस प्रकार से क्या करता है, जगह ज़्यादा लेता है। और आप अगर सीधे इस प्रकार से अगर बनाते तो आप देखिए कम जगह में भी काम हो गया आपका, और आसानी से भी हमने इसको लिख दिया। तो इसको डिनोट करने के लिए हम इतने सारे ब्रैकेट में से किसी भी एक ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस ब्रैकेट का यूज़ कर दिया। सपोज करें कि मेरे पास में ये क्या है, मैट्रिक्स बन गया। अब इस मैट्रिक्स की खासियत क्या क्या है, इस बात को आप देखिए। ये क्या दिखाई दे रही है आपको, रो दिखाई दे रही है। इस रो में कितने एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, कितने एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4। इस रो में कितने एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। ये इसकी क्या होना चाहिए, खासियत होना चाहिए। अगर मैंने यहां से इस एलिमेंट्स को हटा दिया, अब ये मैट्रिक्स नहीं है। क्यों? प्रॉपर मैट्रिक्स में बनाए गए, ये जगह खाली है। तो हमें क्या होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से मैट्रिक्स में होना चाहिए। प्रॉपर किसको बोलेंगे कि हर रो में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये क्या है, रो है, तो इसको बोला जाएगा R1। ये क्या है, ये भी रो है, कौन सी रो है, तो R2, R3 और R4। स्वाभाविक सी बात है कि जब मैथ्स पढ़ रहे हैं हम, तो कुछ रूल को फॉलो करना पड़ेगा। और ये फिक्स होता है कि सबसे ऊपर वाली रो है उसी को R1 बोला जाएगा, सेकंड नंबर को R2 बोला जाएगा, R3 और R4। यदि आपने अगर सोचा कि मैं एक काम करता हूं कि इसको R1 बोल देता हूं, इसको R2 बोल देता हूं, इसको R3 बोल देता हूं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है कि हमेशा रो को जो काउंट किया जाता है ऊपर से काउंट किया जाता है। चलिए ठीक है, सेम एग्जैक्टली इसी प्रकार से ये क्या हो गया, कॉलम हो गया। कॉलम किसको बोला जाता है भाई, जब हम मकान बनाते हैं तो उसमें कॉलम होते हैं, कॉलम बनाते हैं हम। कॉलम कैसे होता है, जिस पर छत टिकी होती है, इस प्रकार से जो वर्टिकल होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी कि लंबवत होता है। जमीन के साथ में क्या होता है, लंबवत होता है। खंबा क्या है, लंबवत है। इसी प्रकार से ये क्या हो जाता है, इसका कॉलम है। तो कॉलम को C1 से डिनोट किया जाएगा, इसको बोला जाएगा C2, इसको बोला जाएगा C3 और इसको बोला जाएगा C4। इसको क्या बोला जाएगा, C4। ऐसे जितने भी कॉलम रहेंगे उसके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर फिक्स नाम हो जाएंगे। इसके अंदर जितनी भी बातें लिखी हुई है, जितने भी एलिमेंट्स दिखाई दे रहा है, ये 11, ये 12, ये 13, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। एलिमेंट्स, ठीक है। और इसको अवयव बोल सकते हैं हम, अवयव, ठीक, या मेंबर्स भी बोल सकते हैं हम। इसको क्या बोला जा सकता है, मेंबर्स। एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, अवयव जिसको कहा जाता है, या तो फिर हम इसको मेंबर्स भी या सदस्य भी इसको बोल सकते हैं। सदस्य,
तो ये 12 जो है ये क्या इसका मेंबर है, ये 13 भी मेंबर है, ये 14 भी मेंबर है। ये सारी चीज़ें जो होती है ये क्या कहलाती है, मेंबर्स कहलाते हैं। इनको जो डिनोट किया जाता है वो स्मॉल लेटर के द्वारा डिनोट किया जाता है। स्मॉल ए बी सी डी और इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर के द्वारा डिनोट किया जाता है। अगर हम इस पूरे अरेंजमेंट की अगर बात करेंगे तो इस पूरे अरेंजमेंट का कुछ ना कुछ नाम होगा। तो इस नाम को बोला जाता है ये इज इक्वल टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर के द्वारा इसको डिनोट किया जाता है। कैपिटल ए हो सकता है, कैपिटल बी हो सकता है, कैपिटल सी हो सकता है, कैपिटल एक्स हो सकता है, कैपिटल वाई हो सकता है। कहने का मतलब जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर के द्वारा क्या किया जाता है, इस पूरे मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर का यूज़ किया जाता है। और इसके जो अंदर के मेंबर्स हैं उनको कैसे डिनोट किया जाता है, स्मॉल लेटर के द्वारा डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पर एक इसकी खासियत देखिए आप, क्या खासियत दिखाई दे रही है। मैंने जो यहाँ पर ये 11 ये 12 ये 13 जो लिखा है ना, इसकी कुछ एक विशेषता है। देखिए कैसी विशेषता दिखाई दे रही है। 11 लिखा है तो इसका पहला डिजिट कौन है, 1 है। 12 लिखा है तो इसका पहला डिजिट कौन है, 1 है। 1 3 यानी कि 13 लिखा है, पहला डिजिट कौन है, 1 है। फर्स्ट डिजिट कौन है, 1 है। ये जो इसका फर्स्ट डिजिट जो होता है वो क्या डिनोट करता है, तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसका जो फर्स्ट डिजिट ये डिनोट करता है कि ये कौन से नंबर की रो है, कौन से नंबर की रो की यहाँ पर बात की जा रही है। तो 1 1 1 1 यानी कि क्या हो गया, फर्स्ट रो। 2 2 2 2 फर्स्ट डिजिट को देखिए आप, 10th प्लेस को देखिए आप, दहाई का अंक देखिए, 2 2 2 2, ये क्या हो गया, दूसरी पंक्ति हो गई। 3 3 3 3 3 तीसरी रो हो गई, चौथी रो हो गई। इस प्रकार से अगर आप इसी प्रकार से कॉलम को अगर देखेंगे तो देखिए इसका सेकंड डिजिट देखिए, 1 1 1 1 यूनिट प्लेस, 2 यानी कि फर्स्ट कॉलम, 2 2 2 दिखाई दे रहा है यानी कि सेकंड कॉलम, 3 3 3 दिखाई दे रहा है तो थर्ड कॉलम, 4 4 दिखाई दे रहा तो फोर्थ कॉलम। कहने का मतलब हम केवल इस एलिमेंट्स के एड्रेस पर बता सकते हैं कि ये जो A23 जो दिया हुआ है वो किस रो और किस कॉलम में है। तो आप बोलेंगे कि सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, केवल हम इसी बेस पर हम यहां पर बोल सकते हैं। देखना, ध्यान देना इधर। यदि मान लिया जाए कि मेरे पास में एक मैट्रिक्स है और 3 sin x x और cos x, मैं आपसे अगर पूछूं कि इस मैट्रिक्स में ये बताइए कि ये 11 की पोजीशन पर कौन है, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, देखिए फर्स्ट रो कौन आ रहा है यहाँ पर, 3 आ रहा है, यानी कि ये 11 की पोजीशन पर कौन है, 3 है। यदि आपसे मैं पूछूं कि ये वाला इसका एड्रेस बताइए, इसकी पोजीशन बताइए, तो आप बता सकते हैं कि इसकी पोजीशन क्या है, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। देखिए फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, कहां पर आ रहा, A22 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x। कहने का मतलब ये है कि हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स को भी हम डिनोट करने के लिए इस प्रकार से इसका यूज करते हैं। यहां पर आपने देखा कि मैंने जो मैट्रिक्स लिखा हुआ था A B sin x और cos x, और एक मैट्रिक्स बना देता हूं मैं x y a b c d, इस प्रकार से मैंने और एक मैट्रिक्स बना दिया। ये मैट्रिक्स कहीं ना कहीं बड़ा दिखाई दे रहा, ये वाला उससे छोटा दिखाई दे रहा, ये वाला मैट्रिक्स और भी छोटा दिखाई दे रहा। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि छोटा है तो कितना छोटा है, बड़ा है तो कितना बड़ा है। तो इसको डिनोट करने के लिए हम इसके आर्डर का यूज करते हैं। आर्डर का यूज कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास में क्या है, एक मैट्रिक्स है, ये कितनी रो है इसमें, 1 2 3 4, कितनी रो है, 4 रो है। तो यहां पर लिख दिया जाएगा 4, फिर लगा दिया जाएगा क्रॉस 4 बाय कितने कॉलम है, 1 2 3 4, फिर उसके बाद में लिख दिया जाएगा 4। याद रखना कि पहले काउंट किया जाता किसको, रो को, और फिर काउंट किया जाता कॉलम को, और जितने भी रहेंगे उसको यहां पर लिख दिया जाता है। यहां पर कितना है इसका, रो कितनी है, 2 रो है, बाय कितने कॉलम है, तो 2 कॉलम है, तो ये क्या हो गया, 2 बाय 2 हो गया। सेम इसी प्रकार से देखिए रो कितनी है, 1 2 3 3 रो है, कॉलम कितने हैं,
तो 2 कॉलम है तो 3/2। और इसको बोला जाता है इसका ऑर्डर। इसको क्या बोला जाता है? ऑर्डर बोला जाता है। मैट्रिक्स का क्या हो जाता है? ऑर्डर हो जाता है। ऑर्डर को लिखा जाता है इस कोने में, ये यहाँ पर लिखा जाता है। जो मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा इस कोने में लिखा जाता है और दोनों के बीच में क्या किया जाता है? क्रॉस लगा दिया जाता है। ये होती है इसमें पंक्ति, पंक्तियों की संख्या यानी कि रो, नंबर ऑफ रो, और ये बन जाता है इसका नंबर ऑफ कॉलम। ये क्या बन जाता है? नंबर ऑफ कॉलम बन जाता है। यदि आपने इसके ऑर्डर को अगर ऐसा लिख दिया कि पहले तो मैं एक काम करता हूं, इसके कॉलम को काउंट कर लेता हूं, तो कॉलम कितने हो गए? 2, और फिर लिख देता हूं मैं इसकी रो, तो 2/3, तो ये हो जाएगा गलत। गलत क्यों होगा? इसका तरीका मैंने क्या बताया कि पहले नंबर ऑफ रो को लिखा जाता है, फिर उसके बाद में नंबर ऑफ कॉलम को लिखा जाता है। तो ये फिक्स है। यदि आप उल्टा लिख देंगे तो यहां पर ये हो जाएगा गलत। आपसे अगर पूछा जाए कि इसका ऑर्डर बताइए, तो आप देखेंगे कि 1 2 3 और 1 2, तो ये क्या बन जाएगा? इसका ऑर्डर बन जाएगा। अब मैं और एक मैट्रिक्स से बना रहा हूं यहां पर और उसका ऑर्डर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए 3 5 4 2 1 9 और 8 7 6 5 4, इसका ऑर्डर बनाना है हमें। इसका क्या ऑर्डर होगा ये हमें यहाँ पर देखना है। तो मेरे ख्याल से हम ये बोलेंगे कि 1 2 3 4 बाय 1 2 3। क्या हुआ? 4 यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है? रो दिखाई दे रही है, और 3 यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? कॉलम दिखाई दे रहा है। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। बिल्कुल गलत। क्यों गलत? आपको मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि हर रो में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। कितने एलिमेंट्स है? 3। कितने एलिमेंट्स है? 3। कितने एलिमेंट्स है? 2। कितने एलिमेंट्स है? 3। ये मैट्रिक्स से ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये वाला प्लेस जो है यहां पर मिसिंग है। हर रो में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे है? इक्वल नहीं है। बात क्लियर हो गई? तो मेरे ख्याल से इतनी बातें समझ में आ गई होगी कि आज की डेट में अगर हम इस पहली स्लाइड की अगर बात करेंगे, फर्स्ट स्लाइड की बात करेंगे, तो मैट्रिसेस होता क्या है? तो आप खुद डेफिनेशन बना सकते हैं। आप कैसे? कुछ डेटा है हमारे पास में, उस डेटा को क्या करते हैं हम? रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं, आयताकार रूप में व्यवस्थित करते हैं। डेटा क्या हो सकता है? वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स हो सकते हैं, सम्मिश्र संख्या हो सकती है यानी कि काल्पनिक संख्याएं हो सकती है, यानी कि चर हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मैथमेटिकल में कुछ भी डेटा हो सकता है। तो इस डेटा को रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करना, यही तो मैट्रिक्स होता है। बन गए ना डेफिनेशन? अपने मन से बना के देखिए कि हमारे पास में कुछ डेटा है, उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया तो क्या बन जाएगा? मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन को देखते हैं हम। अच्छा, दूसरी बात क्या है? हमें ये मालूम है कि जो मैट्रिक्स होता है उसको या तो इस ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है, या इस ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है, या तो फिर कर्ली ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है, या तो फिर आप इस प्रकार की 2-2 लाइनें भी बना खींच के इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो एलिमेंट्स होते हैं उसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर के द्वारा डिनोट किया जाता है। इनको क्या बोला जाता है? अवयव भी बोल सकते हैं, सदस्य यानी कि मेंबर से भी इसको कहा जा सकता है। जो पूरा ओवरऑल जो अरेंजमेंट है उसको क्या बोला जाता है? इस पूरे अरेंजमेंट को मैट्रिक्स कहा जाता है। मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर के द्वारा, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो। ये मैं इसको एक्स से डिनोट कर देता हूँ, इसको कैपिटल वाई से डिनोट कर देता हूँ। मैट्रिक्स की खासियत होना चाहिए कि हर रो में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए, सेम इसी प्रकार से हर कॉलम में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। तो आप इसकी पहले तो डेफिनेशन लिख लीजिए। हमारे पास में इसकी डेफिनेशन है, यदि संख्याओं जो कि वास्तविक भी हो सकती है, अधिकल्पित भी हो सकती है ना? क्या हो सकती है? रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, या तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। इस अरेंजमेंट को रो और कॉलम में अरेंज करना यानी कि
एक आयताकार रेक्टेंगुलर अरे में अरेंज करना, यही क्या कहलाता है? मैट्राइसेस कहलाता है। और मैट्राइसेस को इस ब्रैकेट के द्वारा या इस ब्रैकेट के द्वारा, और मैंने कुछ यहाँ पर लिखा नहीं है तो आप इसको ऐड कर देना, इस ब्रैकेट से भी अरेंज कर सकते हैं। एक्चुअल क्या है, पॉपुलर ज़्यादा ये है दोनों, है ना, ये वाले जो दोनों ब्रैकेट है ये ज़्यादा पॉपुलर है, तो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम इसको करली ब्रैकेट में भी अगर इस प्रकार से भी करेंगे तो इसको भी मैट्रिक्स बोला जाता है, और इसमें भी हम इसको अरेंज कर सकते हैं, इधर भी 2 लाइन इधर भी 2 लाइन, ऐसा नहीं 3 5 4 1, ऐसा नहीं। ऐसा करेंगे तो ये बन जाता है डिटर्मिनेंट, जो कि इसके बाद का चैप्टर हमें पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, तो ये डेफिनेशन आप लिख लीजिए। आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश में लिख लीजिए, हिंदी वाले बच्चे इसको लिख लीजिए, और फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए। डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है कि कुछ नंबर्स है हमारे पास में। नंबर्स कैसे हो सकते हैं? रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। और इन नंबर्स को हम क्या करते हैं, रो और कॉलम में एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में जब अरेंज कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है? मैट्रिक्स बन जाता है। मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए ये सारे सिंबल का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को अरेंज करने का तरीका हमारे पास में यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, ध्यान देना इधर, इस मैट्रिक्स को समझते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। देखिए, जो कि हमने पहले मैट्रिक्स बनाया था, इसी मैट्रिक्स को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, A11, A12, A13, A14, 15, 16, डैश डैश लगा हुआ है यहाँ पर, डैश डैश डैश, A1J, A1N, क्या मतलब है इसका? देखिए, फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो है, तो इसका जो टेंस प्लेस है, जो दहाई का अंक है, हमेशा 1 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो दहाई का अंक है, जो टेंस प्लेस है, वो यहाँ पर ये डिनोट करता है कि ये कौन से नंबर की रो है। इसी प्रकार से यहाँ पर फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम हो गया, ये थर्ड कॉलम हो गया, डैश 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 डैश। और इसी प्रकार से हमने बोला कि ये जेथ कॉलम है, और उसी प्रकार से बोला कि डैश 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 चलते जा रहा, और ये कौन सा कॉलम है? एन कॉलम है, एनवा कॉलम है, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं कि कौन सी रो है? R2 है। और इसी प्रकार से डैश 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 कंटिन्यूस जा रहा, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा? I2, I3, I4 या IJ, IN। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं रो है वो कौन सी है? I नंबर की रो है। और इसी प्रकार से कंटिन्यूस जा रहा, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कौन से नंबर की रो है? ये टेंस प्लेस पर क्या लिखा है? M लिखा है, तो हम बोलेंगे कि RM, mth रो है ये, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या है? रो को डिनोट करेंगे। एग्जैक्टली इसी प्रकार से ये क्या है? कॉलम है। और कौन सा कॉलम है? तो सेकंड प्लेस देखिए आप, यूनिट प्लेस देखिए, इसका कौन है? 1 है, तो C1। इसी प्रकार से इसको C2 बोल देंगे, इसी प्रकार से इसको C3 बोल देंगे। और ये कौन सा है? J, सेकंड प्लेस कौन है? J लिखा है, तो CJ लिख देंगे यहाँ पर। और इसी प्रकार से यहाँ पर N लिखा हुआ है, तो इसको लिखेंगे CN, ठीक है। अब इसका आर्डर क्या होगा? आर्डर को लिखा जाएगा ये यहाँ पर ब्रैकेट में, ठीक है। ब्रैकेट लगाए भी सकते, न भी लगाए तो चलेगा। कितनी रो है इसमें? 1 2 3, और इस प्रकार से कहाँ तक जा रही है? M तक जा रही है। मतलब सबसे पहले किसको लिखा जाएगा? नंबर ऑफ रो को लिखा जाएगा। हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ रो कितनी है? M रो है। इसी प्रकार से यहाँ पर कॉलम दिखाई दे रहे हैं, कितने कॉलम दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4, और ये J, और J से कहाँ तक जा रहा? N तक जा रहा, तो M/N। तो ये क्या बन जाएगा? इसका आर्डर बन जाएगा, ये बन जाएगा आर्डर। और मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर के द्वारा डिनोट किया जा सकता है। तो इस मैट्रिक्स को आप नोट कर लीजिए कि इस प्रकार से इसको डिनोट किया जाता है। यहाँ पर मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए हम ये जो पूरा ओवरऑल मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को ऐसा भी डिनोट कर सकते हैं। देखिए ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर
ए इज इक्वल टू ए आई जे वेयर जहाँ आई का मान कितना है, आई का मान हो जाएगा 1 2 3 और डैश 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 कहाँ तक जाएगा, ये एम तक जाएगा, और जे की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 डैश 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 एन तक। फिर से और एक बार, मैंने जो इतनी बात लिखी है बिल्कुल शॉर्ट में, क्या इस बेस पर इस मैट्रिक्स को बनाया जा सकता है? तो बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए कैसे, आई की वैल्यू 1 रखी मैंने और जे की भी वैल्यू 1 रखी, तो क्या हो गया, ये 11, देखिए ये 11 बन गया। ये की आई की वैल्यू 1 रखी, जे की वैल्यू 2 रखी, ये वाला बन गया। आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 3, ये आ गया। आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसा एन तक रखते जाइए तो ये वाली लाइन आपकी तैयार होती जाएगी। यहां पर देखना, आई की वैल्यू 2 रखता हूं मैं, अब फिक्स कर दिया मैंने 2, और जे की वैल्यू 1 रख दी तो ये आ गया, जे की वैल्यू 2 रख दी तो ये आ गया, जे की वैल्यू 3 रख दी तो ये आ गया, जे की वैल्यू, और इस प्रकार से एन तक हम रखते हुए जाएंगे। फिर उसके बाद में आई की वैल्यू 3 को फिक्स कर दिया मैंने, यानी कि थर्ड रो, और फिर उसके बाद में जे की वैल्यू 1 2 3 4 5, तो ये वाली लाइन बनते जाएगी हमारे पास में, और इसी प्रकार से आगे लाइन बनते जाएगी। ये पूरा मैट्रिक्स यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो आप पहले तो यहाँ पर ये लिख लीजिए कि ए इज इक्वल टू इतना, इसको R1 R2 R3 और इस प्रकार से लिख लीजिए, इसको C1 C2 C3 ये लिख लीजिए, और एक m इंटू n ये आर्डर बन जाएगा इसका, और एक शॉर्ट फॉर्म में इसको, इतनी बात को हम ऐसा भी डिनोट कर सकते हैं। हाँ सोनू सर बोलिए। ये आवाज आ रहा है सर? आवाज आ रहा। सर है जो कि वो पीछे वाला जो डिफिनेशन था ना छूट गया बच्चों का सर, और ये है ना सर, इसको जो ऊपर वाला कुछ हेडिंग है वो भी लिखना चाह रहे हैं सर। कोई दिक्कत नहीं है, मैं नोट से भी दे दूंगा, और इसको आप पहले नोट कर लेने दीजिए। तो सर ऊपर वाला जो हेडिंग है सर m into n आप u से निरूपित करते हैं, ऐसा कुछ ऊपर जो वो छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए, सब ये सब छोड़ दीजिए, केवल हमने डेफिनेशन लिखी है, उसके बाद में डायरेक्ट इसको नोट कर लीजिए, है ना। ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे ये चैप्टर है तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए अलग अलग नोट से भी दे देंगे, वहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई रहेगी, है ना, और आप बच्चों को नोट से दे देना प्रॉपर तरीके से, जो जो जैसे जैसे अपन पढ़ते जा रहे हैं ऐसे प्रॉपर तरीके से नोट सब मिल जाएंगे बच्चों को। तो मेरे ख्याल से हो गया होगा ना ये सोनू सर, नोट हो गया बच्चों का? जी जी जी। हाँ ठीक, ओके। मेरे ख्याल से अगर मैं यहाँ पर कोई अगर मैट्रिक्स बनाता हूँ, देखिए ध्यान देना इधर, अगर मान लिया जाए कि मैं यहाँ पर कोई अगर मैट्रिक्स बनाता हूँ 3 5 8 9 7 -8 9 -9 8, इस प्रकार से मैंने क्या किया, 3/3 बन गया, और बढ़ा देता हूँ मैं 7 4 5 x y z, ये मैंने क्या किया, यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना दिया। ठीक है, इस मैट्रिक्स में सपोज करें कि a इज इक्वल टू या x इज इक्वल टू, मेरे पास में एक क्या है मैट्रिक्स है, इसका आर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले तो आर्डर की अगर बात करेंगे तो 1 2 3 4 और ये क्या हो गया 5। ठीक है, देखिए ध्यान देना इधर। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले रो को काउंट किया। ये याद रखना कि पहले रो को ही काउंट करना, अगर आप पहले कॉलम को लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। पहले किसको काउंट किया मैंने, 5, इसमें क्या है रो है, और फिर उसके बाद में काउंट किया किसको, कॉलम को। तो कितने कॉलम दिखाई दे रहा है यहाँ पर, 3 कॉलम दिखाई दे रहे हैं। तो ये बन जाएगा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, यानी कि कोटि। ये क्या बन जाएगा, इसका ऑर्डर बन जाएगा। इसको बोला जाएगा R1, इसको बोला जाएगा R2, इसको बोला जाएगा R3, और इसको बोला जाएगा R4, और इसको बोला जाएगा R5। जितनी बातें अभी तक हमने पढ़ी है वो पूरा मैट्रिक्स के फॉर्म में एक समझना चाह रहे हैं हम। C1 ये हो जाएगा, C2 ये हो जाएगा, C3। यदि मुझसे पूछा जाए कि A21 की वैल्यू कितनी है, A21 की वैल्यू, तो मुझे सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन सी रो है। तो सेकेंड रो है, जो पहला नंबर रहेगा वो रो को रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या है, सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम है।
तो मुझे देखना पड़ेगा कि सेकेंड रो कहाँ पर है, तो ये वाली सेकेंड रो है। और फर्स्ट कॉलम कौन सा ये है, तो मेरे ख्याल से आप इसका नाम अगर पूछा जाए तो ये क्या बोलेंगे हम, 9 है। मतलब हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ये 9 है। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसके डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, ठीक है ना। यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और उस मैट्रिक्स में ये 21 की वैल्यू बताइए आप। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या है, इसका नाम क्या है, तो आप बोलेंगे कि फर्स्ट सेकेंड रो है और 1 2 3 कॉलम है, तो आप बोलेंगे कि ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम है। ये 23 की वैल्यू कितनी है, -8 है। अगर आपसे बोला जाए कि ये 15 की वैल्यू बताइए, ये 15 की वैल्यू बताइए, तो आप बोलेंगे कि फर्स्ट रो और फिफ्थ कॉलम। फर्स्ट रो तो ये दिखाई दे रही है यहाँ पर, और फिफ्थ कॉलम बोला है कि 1 2 3 4 5। अरे फिफ्थ कॉलम तो है ही नहीं, और जब फिफ्थ कॉलम नहीं है तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। कोई एलिमेंट्स ही नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 मतलब कोई एलिमेंट्स नहीं है। ये 71, आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7, सेवन्थ रो ही नहीं है। ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा, सेवन्थ रो ही नहीं है। रो नहीं है तो ये क्या बोलेंगे, हम इसको 0 बोलेंगे। ये 43, फोर्थ रो और थर्ड कॉलम, फोर्थ रो थर्ड कॉलम, ये क्या बोला जाएगा, इसको 5 बोला जाएगा। मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पर सॉल्व होते जा रही है हमारी, है ना। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में इस प्रकार से हमें क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर देखना, अगर मान लिया जाए कि आपके पास में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब अवयवों की संख्या, यदि आपके पास में मान लिया जाए कि अवयवों की संख्या कितनी है, 6 है, नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है, तो इसके मैट्रिक्स किस प्रकार से बना सकते हैं। तो आपको याद होगा कि हमने जो स्टार्ट किया था ना, वहाँ पर क्या बोला था कि आपको अगर मान लिया जाए कि मैंने 6 पेड़ दे दिए, अब आपको बोला कि मान लिया जाए यहाँ पर 15 स्टूडेंट है, मैंने बोला कि बेटा एक काम करिए, ये जो 6 पेड़ है इसको आप अपने बगीचे में लगा लीजिए। आप क्या करेंगे, 6 एलिमेंट्स को कैसे लगाएंगे। हो सकता है कि कोई ऐसा लगा दे, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ऐसा लगा सकता। कितना 6 दिया है ना, ये 16। कोई ऐसा भी लगा सकता है इसको, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15 और ये 16, ऐसा भी कर सकता है इसको। या तो फिर कोई ऐसा भी कर सकता कि ये 11, ये 12, ये 21, ये 22, ये 31, ये 32 हो गए। कहने का मतलब 3 रो और 2 कॉलम में भी इसको अरेंज कर सकते हैं हम। ऐसा भी कर सकते हैं हम, ये 11, ये 12, ये 13, ये 21, ये 22, ये 23, ऐसा भी इसको अरेंज कर सकते हैं। आपसे अगर बोला जाए कि 6 एलिमेंट्स है, इसके किस किस आर्डर के मैट्रिक्स से बनाए जा सकते हैं, तो आप तो एक काम करिए कि ये किससे किससे डिविजिबल है, तो 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, और खुद 6 से भी डिविजिबल है। कहने का मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं 1 इंटू 6 बोल सकते हैं हम, 6 इंटू 1 भी बना सकते हैं हम, 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं हम, और 3 इंटू 2 भी बना सकते हैं। तो इतने मैट्रिक्स हम यहाँ पर बना सकते हैं। इनके कॉम्बिनेशन से जो मैट्रिक्स बन रहे हैं वो सारे मैट्रिक्स यहाँ पर बना सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मान लिया जाए कि आपके पास में 11 एलिमेंट्स है, तो इसको किस किस मैट्रिक्स में अरेंज कर सकते हैं, किस प्रकार से इसका ऑर्डर बना सकते हैं। तो 11 किससे डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है केवल, और खुद से 11 से डिविजिबल है। जो 11 है वो किससे, 1 से विभाजित हो सकता है और 11 से विभाजित हो सकता है। तो क्या बोल सकते हैं हम, 1 इंटू 11 हो सकता है, या तो फिर 11 इंटू 1 हो सकता है। दोनों की मीनिंग अलग है। आपको मालूम है कि इसमें क्या है, ये 1 रो है और 11 कॉलम है, और इसमें क्या है, 11 रो है और 1 कॉलम है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको अरेंज कर सकते हैं। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, अवयवों की समानता। अवयवों की समानता क्या होगी, समानता मतलब कंपेयर करना, मतलब सीधी बात ये है, क्या करना है,
इक्वलिटी करना है, मतलब इक्वल इसको बनाना है। तो समानता क्या होगी भाई, सपोज करें कि हमारे पास में कोई एक मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू 3 5 4 2 1 6 और बी इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड पी क्यू और आर। इस प्रकार से, कैपिटल नहीं लिख रहा हूं मैं, एक्स वाई और जेड, इस प्रकार से दो मैट्रिक्स है। इसके क्या होना चाहिए, इक्वलिटी के लिए क्या होना चाहिए, इसके आर्डर इक्वल होना चाहिए। देखिए इसमें रो कितनी है, 2 रो है और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 3 क्या है इसके कॉलम है। सेम इसी प्रकार से इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, 2 और कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम हो गए। ठीक है, अगर इसके यदि इसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये इक्वलिटी हो सकती है, इसकी समानता हो सकती है, हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। और कंपेयर भी कैसे करेंगे, देखिए सेम पोजीशन पर x से इक्वल टू क्या हो गया, इस पोजीशन पर यहाँ पर क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो x से इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर a और ये दोनों इक्वल है, a और b क्या है, इक्वल है, तो इसके एलिमेंट्स भी क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो देखिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए y इज इक्वल टू 5, मतलब सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स को क्या करना है, कंपेयर करना है। z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से इसके इक्वल टू ये, इसके इक्वल टू ये, इसके इक्वल टू ये, p इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओवरऑल हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि दो अवयव है हमारे पास में, a और b दोनों समान कहलाते हैं यदि उनकी कोटि के तथा उनके संगत अवयव क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। देखिए फिर से और एक बार, सपोज करें कि मेरे पास में a इज इक्वल टू 3x y और 5 है और b इज इक्वल टू p और 7 -7 और 8 और ये हो गया q। हमारे पास में दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स कौन है, ए और दूसरा मैट्रिक्स कौन है, बी है। ये दोनों इक्वल हो गए, समान हो गए, कब, जब इनके आर्डर क्या होना चाहिए, आर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, संगत अवयव, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। फिर से और एक बार, इसका आर्डर कितना है, 2/2 और इसका आर्डर कितना है, 2/2। ठीक है, पहली कंडीशन क्या होना चाहिए इसके लिए, इनके आर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या होना चाहिए कि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब p इज इक्वल टू 3 हो गया और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7 हो गया और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो गया और q इज इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए आप। इक्वलिटी बिल्कुल सिंपल सी बात है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए और इसके आर्डर जो होते हैं, आर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बस। अब अवयव के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैंने जिस प्रकार से बताया था कि जिस प्रकार से नाम रहेगा उसी प्रकार से इसका क्या रहेगा, काम रहेगा। कहने का मतलब अवयव के प्रकार बोला है, किसके प्रकार क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो रो मैट्रिक्स, देखिए क्या है, रो मैट्रिक्स, नाम से क्लियर है, क्या होना चाहिए, रो होना चाहिए। कितनी रो होना चाहिए, जिसमें केवल एक रो हो उसको क्या बोला जाएगा, रो मैट्रिक्स बोला जाएगा। डेफिनेशन क्लियर है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या होना चाहिए, ओनली 1 रो होना चाहिए, तो फिर कॉलम कितने होना चाहिए, कितने भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, इसको क्या बोला जाएगा, रो मैट्रिक्स बोला जाएगा। देखिए वह अवयव जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, पंक्ति अवयव कहते हैं या पंक्ति सदिश भी इसको कहा जाता है। देखिए मान लिया जाए कि मेरे पास में a इज इक्वल टू 3 5 x आयोटा, कितनी रो दिखाई दे रही है, ओनली 1 रो। मतलब इसका आर्डर अगर देखा जाए तो क्या है, 1 है और 1 2 3 4, 1/4।
यानी कि आर्डर क्या होना चाहिए इसका, पंक्तियों की संख्या केवल एक होना चाहिए। B इज इक्वल टू 9 8, कितनी पंक्तियां है, एक पंक्ति है, और स्तंभ कितने हैं यानी कॉलम कितने हैं, 2 है, 1 इंटू 2। C इज इक्वल टू 8, ये रो मैट्रिक्स होगा कि नहीं होगा। डेफिनेशन क्या बोलती है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स आर रो वेक्टर्स इफ हैज ओनली वन रो, ओनली वन रो, केवल एक ही रो होना चाहिए। तो जो डेफिनेशन है ओनली वन रो, ये सेटिस्फाई कर रही है, हाँ कर रही है सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई कर रही है, हाँ ये भी सेटिस्फाई कर रही है। 1 इंटू 1, इसमें भी तो एक ही रो है, कॉलम कितने भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब सिंगल भी एलिमेंट्स रहेगा वो रो मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल बन जाएगा। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन बिल्कुल आप शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं कि जिसमें क्या हो, केवल एक रो हो, रो मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है ना, पंक्ति मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद में स्तंभ मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्तंभ मैट्रिक्स, स्तंभ कॉलम, मेरे ख्याल से बात नाम से क्लियर हो गई यहां पर, ओनली वन कॉलम। कॉलम कितने होना चाहिए, केवल एक कॉलम होना चाहिए। देखिए एक सी इज इक्वल टू 3 5 4, y इज इक्वल टू 8 9, z इज इक्वल टू 8, क्या है 1 2 3, 3 बाय 1, 1 2, 2 बाय 1, 1 1, 1 बाय 1, कॉलम मैट्रिक्स। सारे कॉलम मैट्रिक्स के एग्जांपल है, मतलब जिसमें क्या हो, केवल एक कॉलम हो, वन कॉलम, यानी कि ओवरऑल ये वाला जो एग्जांपल दिखाई दे रहा है यहां पर, ये रो मैट्रिक्स का भी एग्जांपल बन गया, रो मैट्रिक्स का भी एग्जांपल बन गया, और कॉलम मैट्रिक्स का भी एग्जांपल बन गया, कॉलम मैट्रिक्स का भी एग्जांपल बन गया। ठीक है, तो अगर सिंगल एलिमेंट्स है तो रो मैट्रिक्स से भी हो गया और कॉलम मैट्रिक्स से भी हो गया। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए जरा फटाफट डेफिनेशन। हाँ सोनू सर बोलिए। जी सर, जो ऑर्डर है सर, ऑर्डर में सर आप बार बार बोल रहे हैं सर 3 बाय 1 बोल रहे हैं, तो सर ये मल्टीप्लाई का साइन को y बोलते हैं क्या सर? बाय 3 बाय 1, ये इंग्लिश में बोल रहे हैं ना, 3 गुणित, तो ऐसे तो सर मल्टीप्लाई के साइन को हम लोग पढ़े थे सर, इनटू पढ़े थे सर। भाई क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए कि हम ऐसा बोलते ना कि जैसे चार स्टूडेंट ऐसे बैठे हुए और ये बैठी हुई है, ये तो हम बोलते हैं ना कितने बाय कितने कैसे बैठना है। ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो बोलने का तरीका है। बाय मतलब मल्टीप्लेशन ही होता है भाई, किस प्रकार से बैठे हैं, तो 2 4 ऐसा, तो 2 बाय 4 मतलब मल्टीप्लेशन करेंगे तो 8 ही होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 ही हो जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर डेफिनेशन क्लियर है। रो मैट्रिक्स मेरे ख्याल से जीवन भर याद रहेगा, रो यानी कि ओनली वन रो, और कॉलम कितने भी हो सकते हैं, कॉलम मतलब केवल एक कॉलम, पंक्तियां कितनी भी हो सकती है। एकल अवयव सिंगलटन मैट्रिक्स, नाम से क्लियर है, एकल सिंगलटन, आप इसका नाम सुनते से ही इसकी डेफिनेशन आ जाना चाहिए आपके मन में। सिंगलटन, एकल, केवल एक, ओनली वन, क्या केवल एक एलिमेंट से हो, सिंगलटन मैट्रिक्स। ये वाला जो एग्जांपल है रो मैट्रिक्स का भी एग्जांपल बन गया, कॉलम मैट्रिक्स का भी एग्जांपल बन गया, और सिंगलटन का भी बन गया, सिंगलटन। ठीक है, सिंगलटन का भी एक एग्जांपल बन गया, सिंगलटन। ठीक, सिंगलटन का एग्जांपल बन गया। तो
सिंगल एक एलिमेंट्स है तो रो मैट्रिक्स से भी बन गया, कॉलम मैट्रिक्स से भी बन गया, सिंगलटन भी यहाँ पर बन गया। तो डेफिनेशन क्लियर है। यदि किसी अवयव में केवल एक ही अवयव हो तो इसके एकल अवयव कहा जाता है या इसको सिंगलटन मैट्रिक्स कहा जाता है। चलिए, शून्य अवयव, नल या जीरो या वाइड भी बोल सकते हैं इसको, वाइड मैट्रिक्स, शून्य रिक्त अवयव है ना, ठीक है। इस प्रकार से किसको बोला जाएगा? शून्य अवयव। नाम से क्लियर है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हो? जीरो हो, इसके अलावा कुछ ना हो। ये नल नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है? 1 है। सारे एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स है, सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कितनी भी हो सकती है, इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। नल मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। नल मैट्रिक्स, जैसे ही नल की बात आ रही है, रिक्त की बात आ रही है, जीरो की आ रही है या शून्य की आ रही है या रिक्त बोलिए चाहे वाइड बोलिए, ये सारे मैट्रिक्स क्या है? जीरो को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब सारे एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? इसमें जीरो एलिमेंट्स होना चाहिए। इस प्रकार से कोई एक दो एग्जांपल आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ऐसा अवयव जिसमें सारे अवयव क्या हो? शून्य हो, उसे क्या बोला जाएगा? शून्य अवयव। ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। कहने का मतलब ए इज इक्वल टू ए आई जे, ओवरऑल ए आई जे इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। मतलब सारे एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट डेफिनेशन, वर्ग अवयव। मेरे ख्याल से अब ये वाली जो डेफिनेशन है, नेक्स्ट डेफिनेशन है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसके एक्सरसाइज भी करेंगे। तो हमने आज की इस क्लास में ये देखा कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके जो एलिमेंट्स है उसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर के द्वारा डिनोट किया जाता है, जो ओवरऑल मैट्रिक्स है उसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर द्वारा डिनोट किया जाता है। इसका आर्डर क्या होता है? तो आर्डर में पहले रो को लिखा जाता है और फिर उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन लगा के कॉलम को लिखा जाता है। 1 2 3 4 और 1 2 3 4, तो 4/4। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये क्या कहलाता है? इसका मैट्रिक्स का आर्डर कहलाता है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स इक्वल हो गए जब उसका क्या होना चाहिए? आर्डर सेम होना चाहिए, साथ ही साथ में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए, संगत अवयव बराबर होना चाहिए। फिर से और एक बार, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, अगर मान लिया जाए ए इज इक्वल टू 3 5 4 2, या यहाँ पर 1 से लिख देता हूँ, और बी इज इक्वल टू ए बी सी और 8, दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो गए कब? जब इनके आर्डर सेम हो। आर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए, यानी कि ए के इक्वल क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए, और 4 के जगह 4 होना चाहिए, यहाँ पर इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल ये होना चाहिए, इसके इक्वल ये होना चाहिए। तो इसको क्या बोला जाएगा? इक्वल मैट्रिक्स कहा जाएगा। इसके बाद देखा हमने रो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, नंबर ऑफ कॉलम कितने भी हो सकते हैं। इसके बाद देखा हमने कॉलम मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो, इसके अलावा रो कितनी भी हो सकती है। बिल्कुल आसान काम है, एक बार आप इसको रिवाइज कर लेना और नेक्स्ट क्लास में हम और आगे कंटिन्यू चलेंगे और इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो बात समझ में आ रही है? थोड़ा हैंड रेस कर लीजिए जितेंद्र सर के यहाँ से। हाँ सचिन पाल सर, हाँ सचिन जी, हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर। हाँ। बहुत अच्छी क्लासेस दी सर, बहुत बढ़िया सर, है ना। और सर मैं चाहूंगा कि सर नेक्स्ट क्लासेस में मैं अटेंड कराऊं। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम टेबल दे दिया आपको, उसी के अकॉर्डिंग चलेगी क्लास ना। हाँ सर। जी जी, ओके ओके ओके। जितेंद्र सर, बच्चों से बात करा दीजिए जरा। हाँ बेटा, समझ में आया? हाँ
तो अगली क्लास में क्या करना है, समझ में आई बात? देखिए 12, सुनिए पहले बात मेरी सुन लीजिए। 12th क्लास में क्या है कि जो जितने भी चैप्टर है ना, उसमें मैट्राइसेस डिटर्मिनेंट 10 नंबर का एग्जाम में आना है, ठीक है। आप इसको प्रॉपर तरीके से ये मान के चले कि 8-10 दिन में हमारे 10 नंबर पक्के करना है हमें। अब 10 नंबर पक्के मतलब अब आपको साल भर काय के लिए पढ़ना है? केवल 90 नंबर के लिए पढ़ना है, 90 नंबर के लिए पढ़ना है ना। 10 नंबर अभी तैयार करना है अपने को 2-4 दिन में, है ना। हाँ ठीक है। कौन सा बुक रहेगा? क्या बेटा, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, मैथ्स जो हम जो पढ़ रहे हैं ना, एक तो बेस रहेगा NCERT। आपको मैं बता दूं कि जो NCERT है ना, इससे 90% पेपर इसी से आता है, एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जाम में, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, ये जो NCERT है 90% पेपर जो आएगा एग्जैक्ट डिजिट सहित और डायरेक्ट क्वेश्चन इसी से मिलेगा आपको एग्जाम में, पहली बात, ठीक है। जो 10% जो बचते हैं ना, जो 10% क्वेश्चन बचते हैं वो भी इसी से होते हैं। बस थोड़ा बहुत उसका नाम राम की जगह श्याम बोल दिया बस, है ना। राम की जगह श्याम बोल दिया तो चेंज हो गया। हम बोलते हैं कि अरे यार ये तो NCERT में क्वेश्चन ही नहीं है। वो होता 100% जो आपका पेपर बनेगा वो NCERT से बनेगा। लेकिन हम पढ़ेंगे एडवांस पढ़ेंगे। एडवांस का मतलब ये है कि हम इस लेवल पर पढ़ रहे हैं कि आपका केसी सिन्हा, ध्यान देना पहले आप बात को, आपका केसी सिन्हा कवर हो जाए, RD शर्मा, RS अग्रवाल, युगबोध, प्रबोध, ठीक है, और गोकुल चंद्र शर्मा, भारती भवन, ये सारी बुक कवर हो जाए, ठीक है। क्योंकि जब बोर्ड में जब एग्जाम का पेपर आएगा, वहाँ पर ये नहीं बोला जाएगा कि आपने कौन सी बुक पढ़ी है। एक बच्चे ने RD शर्मा पढ़ा, एक ने गोकुल चंद्र शर्मा पढ़ा, एक ने केसी सिन्हा पढ़ा, किसी ने भारती भवन पढ़ा, किसी ने NCERT ही पढ़ा। पेपर तो सबको एक ही देना है। सर इसका क्वेश्चन फिर कैसे मिलेगा? आप टेंशन मत करिए, यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, नोट्स भी मिलेंगे, असाइनमेंट जो मिलेंगे ना, असाइनमेंट में भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे एक्स्ट्रा और उसका सॉल्यूशन मिलेगा फिर साथ में, ठीक है ना। और नोट्स साथ में नोट्स मिलते चलेंगे आपको। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा आपको सारी चीज़ें इसके नोट्स मिल जाएंगे। और कोशिश ये करिए कि आप नोट करिए इसको। आजकल क्या है कि बच्चों की आदतें बहुत बिगड़ गई है, और ये जो आदतें है ना ये बहुत खतरनाक भी है। कौन सी आदतें, समझ रहे हो आप बात को? नोट्स ढूंढते रहते हैं बच्चे, नोट्स कहीं से मिल जाए मुझे बस, ठीक है ना। आपने पहले देखा होगा कि जब हम लोग छोटे थे तब से पढ़ते आ रहे हैं, और जब हम पढ़ते थे तब कोई इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी। उस समय में डायरेक्ट क्लास में हम पढ़ते थे, सर पढ़ाते थे और फिर उसको हम नोट करते थे। आज की डेट में क्या है, बच्चा नोट नहीं करना चाहता है। नोट करने से क्या होता है कि आपने क्या किया, इसको समझ लिया ना, कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में जब आप नोट करेंगे ना तो ये कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा आपका, रिवाइज। और जो चीज़ आपने एक बार समझ ली और एक बार आपने अगर हाथ से लिख लिया उसको, तो ये मान के चलिए कि वो डबल काम करेगा वो। तो आप एक तो प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स बनाते हुए चलिए, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि अगर मैंने मान लिया जाए कि आपको क्या किया है कि यहाँ पर मैं पढ़ाते जा रहे हैं हम, और आपने क्या किया, अपने नोट्स बनाते गए, ठीक है। इस नोट्स को जब आप रिवाइज करेंगे ना, तो ये मान के चलिए कि 5 घंटे का जो नोट्स है, आप इसको अगर आपके हाथ से लिखे हुए हैं, आपने खुद ने बनाए हैं नोट्स, तो इसको केवल 1 घंटे में आप रिवाइज कर लेंगे। और आपको अगर कहीं पर रेडीमेड अगर नोट्स मिलते हैं, तो ये 5 घंटे का अगर कोर्स है तो आपको इसको रिवाइज करने में कम से कम 7 घंटे लगेंगे, 7 घंटे। क्योंकि ये पहले आपको इसकी लैंग्वेज समझना पड़ेगा, क्या बोलना चाह रहा है ये समझना पड़ेगा। ये तो आपने अपने हाथ से लिखे है ना, ये फटाफट रिवाइज होते हैं, ठीक है ना। और इसका इफेक्ट 10 टाइम होता है, 10x, ठीक है। हाँ,
तो नोट्स आपने खुद से बनाइए, आपको देंगे हम नोट्स भी देंगे, चैप्टर वाइज देंगे, लेकिन ज़्यादा भरोसा आप आपके हाथ के बने हुए नोट्सों पर करिए, उसका बेनिफिट आपको अल्टीमेट मिलेगा। ठीक है ना? ओके।